हेलो दोस्तों, तो अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। घमंडी बाबी की अकल कैसे आई ठिकाने। निर्मला नहाकर बाहर निकली और अपने कपड़ों को एक पॉलीथीन बैग में भरकर वह अपने बैग में रखने लगी। उसे यात्रा पर निकलना था और वह नहीं चाहती थी कि उसे गीले कपड़े बैग में भरना पड़े। इसीलिए वह नहाने से पहले के कपड़े को बिना धोए बिना निचोड़े एक बैग में रख ली थी, जिसे वह अपने ससुराल पहुंचने के बाद धोकर सुखा लेती। तभी उसे लगा जैसे उसकी ट्रॉली बैग के साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो। पहले जिस क्रम में सामान सजाकर रखा गया था, अब उसी क्रम में नहीं था। भाभी, वह उच्च स्वर में पुकारी। मीरा, जो किचन में चाय बना रही थी, निर्मला की आवाज़ सुनी तो जल्दी से चाय छानकर 2 प्यालों में भरी, फिर निर्मला के कमरे में पहुंची। भाभी, जब मैं नहा रही थी तब कोई घर में आया था क्या? मीरा को देखते ही निर्मला ने पूछा। नहीं। क्यों? फिर मेरे बैग के साथ छेड़छाड़ किसने की है? लगता है जैसे कि मेरे बैग की तलाशी ली गई हो या कोई चीज़ निकाली गई हो। निर्मला गुस्से से बोली। तुम्हारे बैग में कौन सा हीरा मोती भरा हुआ है जो कोई निकालेगा? फिर तलाशी क्यों ली गई? क्यों? आपको लगता है आपकी जो सोने की चेन गुम हो गई है, उससे पहले मैं घर में कहीं छुपा दिया होगा और अब अपने ससुराल जाते समय मैं उसे अपने साथ छुपा कर ले जा रही हूँ, है ना? निर्मला ने आंखों से आंसुओं की झड़ी बहते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है, मीरा नजरें चुराती हुई बोली। तो फिर क्या बात है? क्या मैं आपके घर से कोई कीमती चीज़ लेकर जा रही थी? तुम बेवजह ओवर रिएक्ट कर रही हो। बात को यहीं ख़त्म करो और राजी खुशी अपने ससुराल जाओ। बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। भाभी, मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ आई थी, पर आप मुझे अपमानित करके भेज रही हैं। मैंने आप लोगों पर एहसान किया और आप उसी एहसान का बदला इस तरह चुका रही हैं। एहसान की बात तो करो ही मत। आज अगर तुम उस घर में ब्याही गई हो तो मेरी और मेरी पति की वजह से, समझी? मैं तो समझ गई, पर आप भी समझ लीजिए कि जिसे आप अपना पति कह रही हैं ना, वह आपका पति बनने से पहले से मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई। तो तुम्हारा बड़ा भाई क्या मेरी मर्जी के बगैर तुम लोगों की सहायता कर पाता? मीरा व्यंग से बोली। निर्मला निरंतर हो गई। उसने ट्रॉली बैग वहीं छोड़ पलंग पर रख कपड़े हैंड बैग का जिप खोली और मीरा के करीब आकर बोली। हो सकता है कि आपने ट्रॉली बैग की ढंग से तलाशी नहीं लिया हो, जल्दबाजी में हो गई हो। मैं ट्रॉली बैग यहीं छोड़कर जा रही हूँ। आराम से जब तक मर्जी हो उसे देखती रहिएगा। हो सकता है किसी सिलाई के पीछे कपड़ों में कोई गुप्त जिप बनाकर मैं आपकी कोई कीमती सामान छुपा लिया हो। शायद आपका खोया हुआ सोने का कीमती चेन ही मिल जाए। और अब मेरा ये हैंडबैग भी चेक कर लीजिए और मेरे शरीर की भी तलाशी ले लीजिए, ताकि आपको तसल्ली हो सके कि आपकी चतुराई के कारण आपकी चोर नंद आपकी कोई कीमती चीज़ आपके घर से नहीं ले जा सकी। देखो, तुम बेवजह बात बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। मीरा तल्ख स्वर में बोली। मैं बात बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ? मैं निर्मला हैरानी से बोली। अरे, बात तो बढ़ चुकी है, बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। और वह अपने आंसुओं को पोंछती हुई मुख्य दरवाजे के करीब पहुंची। वहां सड़क में रखा अपनी जुतियां निकाल कर पहनी, फिर बिना श्रृंगार बिना मांग में संदूर भरे वहां से गेट का दरवाज़ा खोलकर फ्लैट से बाहर निकल गई। उसने एक बार भी पीछे पलटकर मीरा की ओर देखने की कोशिश नहीं की थी। पीछे मीरा पत्थर की मूरत से बिना हिले डुले रह गई। ट्रॉली बैग का खुला हुआ मुंह से अपना मुंह छुड़ाना हुआ सा लगा। जब कुछ सेहत हुई तब दरवाज़ा बंद करने के लिए वह बारीक कदमों से दरवाजे की ओर चल पड़ी। निर्मला फ्लैट से बाहर निकलकर कुछ दूर तक पैदल चलती रही। फिर एक ऑटो को रोककर वह उसे रेलवे स्टेशन ले जाने को कहकर ऑटो में बैठ गई। पटना रेलवे स्टेशन के बुकिंग विंडो से उसने जंक्शन तक का टिकट खरीदा था और मेमू ट्रेन के एक कोने में बैठकर वह अतीत की यादों में खो गई।
बार बार उसके आंसू उसकी आंखों से बाहर निकलते थे और मस्तिष्क प्लेट पर एक के बाद एक कई दृश्य चलचित्र की भांति चल रहे थे। निर्मला के बड़े भाई नीरज की जब सरकारी नौकरी लगी तब पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल हो गया था। उस समय पिता श्यामलाल खेतों पर थे और माँ आशा देवी ने फौरन मंझले बेटे निरंजन को मसूरी भेजकर 5 किलो गज और इतना ही बालूशाही लेकर आने को कहा था। गज मेड़ और शक्कर की बनी हुई मिठाई थी जो बालशाही की तरह गोल आकृति में ना बनाकर बृहद आकृति में बनती थी। मसूरी पटना से 32 किलोमीटर दूर पटना गया रेलखंड में एक महत्वपूर्ण स्थान था जिसके स्टेशन का नाम तारीख था। आशा देवी ने अपने छोटे बेटे निरभ्य को खेतों की ओर भेजा ताकि वह पिता को उस शुभ समाचार से अवगत करा सके। तभी उन्होंने देखा कि पिता श्यामलाल खुद लटके हुए घर की ओर आ रहे थे। जरा सा तो गांव था उनका, कुल 300 मकान का। खुद पोस्टमैन ने पूरे गांव में खबर फैला दिया था कि नीरज सुपुत्र श्री श्यामलाल की ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। खुद आशा देवी से बख्शीश लेकर गया था और पूरे गांव वालों को निमंत्रण देकर गया था कि वह आशा देवी और श्यामलाल से मिठाइयों की फरमाइश करे। नीरा पोस्टमैन से डाक लेने के बाद खुद उसे रजिस्टर्ड करके खोला था और अंग्रेजी में लिखे तहरीर को पढ़कर समझकर माँ को समझाया था। इसी नियुक्ति पत्र के लिए नीरज पिछले 3 साल से पटना में संघर्षित था, एक छोटे से कमरे में 3 दोस्तों के साथ। यहाँ फर्नीचर के नाम पर एक कुर्सी तक नहीं थी, पलंग की कल्पना भी दूर थी। एक मामूली सी चटाई पर एक दरी, एक पतला साड़ी का गद्दा और एक बेडशीट, यही उसका बिस्तर था। उसका ही नहीं, तकरीबन सभी संघर्ष कर रहे विद्यार्थियों की यही मजबूरी थी। सभी निम्न आर्य वर्ग वाले परिवार से आते थे। सभी की हालत एक जैसी थी। सपने बड़े बड़े थे पर औकात छोटी थी। 8 बाय 10 के जिस कमरे में नीरज पटना में रहकर पढ़ता था, उसके साथ 3 और लड़के रहते थे, अलग अलग गांव से, अलग अलग जाति से। जब लक्ष्य एक हो, एक ही मंजिल तक पहुंचना हो, तब अजनबी लोगों के बीच भी साथ बन ही जाता है। चारों के बीच परिचय एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ था। किसी की अंग्रेजी अच्छी थी तो किसी का गणित ठीक था, कोई तर्क शक्ति में अव्वल था तो किसी को सामान्य ज्ञान उच्च कोटि का था। चारों आपस में एक दूसरे के पूर्वक थे। नतीजा यह निकला कि 4 में से 3 का इसी वर्ष चयन हो गया था और चौथे का भी इसी साल चयन हो जाने की संभावना थी। संघर्ष के दिन बहुत ही कठिन थे। घर में इतना पैसा नहीं मिलता था कि दोनों टाइम टिफिन सेंटर से भोजन मंगवाया जा सके। इसीलिए सूखे अनाज जैसे चावल, दाल, चना, सत्तू वे घर से ले आते थे। हरी सब्जियां, दूध, फल पटना में खरीद लेते थे। 8 बाय 10 के कमरे में बिस्तर एक और समेट कर उसे किचन का स्वरूप दे दिया जाता था। सोने या पढ़ते समय किचन एक और समेट कर उसे बेडरूम बना लिया जाता था। एक समस्या और थी, विद्यार्थियों को मकान मालिक के द्वारा कभी भी कमरा खाली करने के लिए कह दिया जाता था। पर यह भी अच्छी बात थी कि एक कमरा खाली करने का नोटिस मिलने के 2 दिन के अंदर ही नया कमरा मिल भी जाता था। निर्मला का गांव मसूरी से मात्र 5 किलोमीटर दूर था। उसके पिता मध्यम वर्ग के किसान थे। माँ आशा देवी और पिता श्यामलाल की कुल 4 संतान थी। सबसे बड़ा बेटा नीरज, उम्र 24 वर्ष, उसके बाद निरंजन, उम्र 20 वर्ष, फिर खुद निर्मला अभी 17 वर्ष की और सबसे छोटा निर्भय जो अभी 13 साल का हुआ था। अपनी खुद की खेती इतनी नहीं थी कि परिवार का अच्छे से भरण पोषण हो पाता। इसीलिए श्यामलाल जी गांव से प्लान कर गए और कई भूमि पत्तियों से खेतों पर खेती करते थे, जिसमें लागत और लाभ दोनों आधा आधा बांट लिया जाता था। श्यामलाल ने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं की थी, पर निरंजन का पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगा था और वह 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद पढ़ाई से तौबा कर लिया था और मसूरी के बीच ऑटो रिक्शा चलाता था। निर्मला पढ़ने में ठीक थी और इसी साल उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
और निर्मला ने कॉलेज मसूरी से स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। निर्भय अभी 8वीं कक्षा में पढ़ता था। सबसे खुशी की बात यह थी कि नीरज की नौकरी पटना में ही लगी थी। उसे पटना मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक कार्यालय में बेटर लिपिक कार्य करना था। अपने ही प्रदेश में नौकरी पाना, वह भी अपने गांव से महज 50 किलोमीटर के दायरे में, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। नीरज चाहता तो वह अपने ही गांव से प्रतिदिन अप डाउन करके नौकरी कर सकता था। गांव वालों को भी खुशी हुई थी कि गांव का कोई लड़का था जो पटना मेडिकल कॉलेज में मुलाजिम था। अब बात ज़रूर वह बीमार ग्रामवासियों की पटना अस्पताल में मदद कर सकता था। सिर्फ एक लड़के की सरकारी नौकरी लग जाने से पूरे परिवार का काया पलट हो सकता था। वृद्ध माता पिता, कुंवारी बहन और आवश्यक भाइयों की जो सुविधा मिलती वह तो था ही। नीरज को दहेज भी इतना मिलने की इस दहेज के सहारे निर्मला की शादी भी अच्छे घर में हो जाती। वैसे दहेज प्रथा कोई अच्छी बात तो ना थी, पर एक हाथ से ले दूसरे हाथ दे वाली बात थी। बेटे की शादी में लेकर बेटी की शादी में दे दो, यह सामान्य सी परंपरागत बात थी। निर्मला ने अपने मोबाइल फ़ोन से नीरज को सूचित किया कि उसकी ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। उसे अगले 3 दिन में रिपोर्ट करनी थी। तब तक पड़ोस के घरों से महिलाएं जाकर आशा देवी को बधाइयाँ देने लगी थी। पूरा घर आंगन आनंद विभोर हो गया था। किसी ने श्यामलाल को कहा भी कि दादा, अब तुम्हारी दृढ़ता खत्म हुई, अब लड़का ही तुम्हारा सारा बार अपने कंधों पर उठा लेगा। तब श्यामलाल जी ने कहा कि मेरा बार वह ना उठाए, पर अब मुझसे रुपए लेना तो बंद करेगा। अपना खर्च तो श्रम ही उठाएगी, क्योंकि नीरज पटना में ही रहकर पढ़ता था, इसीलिए उसे गांव से अप डाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। अभी उसका इरादा था कि इस कामयाबी को वह सिर्फ एक पड़ाव समझे, ना कि अपनी मंजिल। इसीलिए वह आगे भी और अच्छी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहता था। तय हुआ कि वह अभी अपने साथियों के साथ ही रहे, पर ऐसा हो ही नहीं पाया। पहले से जो साथ में रहते थे, जब उनका चयन किसी और जगह हो गया तो वह कमरा खाली कर चले गए थे। जो अकेला शख्स बचा था वह किसी नौकरी करने वाले के साथ रहने को तैयार न था। उसकी सोच थी कि भले ही नीरज उसका खर्च उठा लेगा, पर बदले में इतनी चिमचागिरी करनी पड़ेगी कि वह अपने खुद की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। नतीजा, बड़े ही वातावरण में नीरज ने इस मोहल्ले में एक BHK फ्लैट किराए पर ले लिया था और अब वह उसी में निवास करता था। पहले वेतन मिलते ही नीरज का जीवन बदल गया था। सन्यासी जैसा जीवन अब सांसारिक जैसा होने लगा था। ड्यूटी से लौट आने के बाद भोजन इत्यादि की व्यवस्था करने में ही वह थक जाता था। पहले जब वह किताबें खरीद नहीं पाता था तब किसी से मांग कर पढ़ लेता था। अब जब वह किताबें खरीद सकता था तब उन्हें पढ़ने के लिए नीरज के पास समय नहीं था। धीरे धीरे घर में भौतिक वस्तुओं का अंबार लगता गया, पर खाने पीने में तकलीफ रहने लगी। पहले 4 मित्र मिलकर कुछ भी पका लेते थे, जिसमें बहुत ही स्वाद मिलता था और वह भरपेट खाना खाकर संतुष्ट हो जाते थे। अब अकेले भोजन पकाने की इच्छा भी नहीं होती थी। कई बार वह बाहर से ही खाना खाकर या पैक करवाकर घर ले आता था या फूड डिलीवरी ऐप पर खाने का ऑर्डर देता था। एक बार घर पर माता पिता के समक्ष जब वह खाने पीने में होने वाली समस्या बता रहा था, तब माँ ने बताया कि पिछले कई महीने से लड़की वालों की तरफ से रिश्ता आ रहा है। अगर वह शादी के लिए हाँ करता है तो बात आगे बढ़ाई जाए। नीरज के हाँ करने की देर थी कि रिश्तों की बढ़ाई लगी। अपने ही प्रदेश में अच्छी सरकारी नौकरी वाले लड़के की बहुत मांग थी और फिर दहेज के बाजार में बहुत ऊंची बोली पर नीरज का सौदा हो गया। मीरा बाबू गोमती प्रसाद जी की इकलौती बेटी थी। बाबू गोमती प्रसाद मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे, पर पिछले 3 साल से पटना में निवास कर रहे थे। वह बिहार सेकेंडरी स्कूल बोर्ड में इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने सफ़ेद से ज़्यादा काला धन कमाया था। पटना में कई मकान थे। बिहार शरीफ में भी अच्छी खासी ज़मीन जायदाद थी। चाहते तो किसी डॉक्टर, इंजीनियर या
प्रशासनिक अधिकारी को भी अपना दामाद बना सकते थे। पर समस्या यह थी कि बड़ी औकात वाला लड़का उनके घर दामाद बनने को तैयार नहीं होता। उसे ससुर के धन के उतने चाह भी नहीं होती। जब खुद की पांचों उंगलियां घी में हो, सर कढ़ाई में हो, तो कोई किसी की हुकूमत क्यों बर्दाश्त करेगा। घर जमाई बनने का मतलब था कि अपनी खुद की जड़ों से दूर होकर ससुराल वालों का हो जाना। किसी गैरतमंद इंसान को यह सब क्यों मंजूर होता, वह भी उसे धन के लिए जो सास ससुर के मरने के बाद वैसे भी उसी का हो जाने वाला हो। यही कारण था कि बाबू गोमती प्रसाद जी ने किसी बड़ी औकात वाले लड़के को अपना दामाद बनाने की अपेक्षा एक छोटी औकात वाले लड़के की औकात को बड़ी बनाने का फैसला किया। लड़का पटना में नौकरी करता है, वह बड़ी आसानी से उनके साथ रह लेगा। जब बेटी दामाद सामने होंगे तो बात ज़रूर सास ससुर की मदद भी कर पाएंगे। आशा देवी और श्यामलाल जी के पास नीरज के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। रोज़ कोई ना कोई परिचित नए रिश्ते का पैगाम लाता था। पर दहेज के बाजार में एक अमीर बाप ने अपनी लाडली लाडो के लिए ऊंचे से ऊंचे भाव पर एक दूल्हे की बोली लगा दी थी। अमीर बाप की इकलौती तिरुपति शिक्षित बेटी मीरा में उन्हें कोई कमी नहीं दिखाई दी थी। खुद निर्मला को भी मीरा सर्वसम्पन्न लगी थी। मन चाहा दहेज एक विष्ट आक्रमण था। कुंडली मिलाने के बाद एक शुभ लगन में मीरा के संग नीरज का विवाह हो गया था। बाबू गोमती प्रसाद जी चाहते थे कि श्यामलाल जी सब परिवार पटना आ जाएं। वहीं एक मकान या किसी मैरिज गार्डन में रहकर विवाह संपन्न करवाई। पर श्यामलाल जी की शर्त थी कि बारात तो मेरे गांव से ही जाएगी। नीरज के मामा और फूफा का भी यही मन था। उनके गांव और पटना के बीच लगभग 40 किलोमीटर की दूरी थी, जो बस को करके बड़ी आसानी से तय किया जा सकता था। बाबू गोमती प्रसाद जी को धन का बहुत घमंड था। बात बात पर उनकी बोली से लगता था हर काम में अहंकार का मनोभाव होता। गांव से बारात आई थी। पटना से भी लगभग 100 लोग उस बारात में शामिल हुए थे। कुछ नीरज के सहकर्मी थे तो बहुत से बेरोजगारी के दिनों के साथ ही थे। पटना से आए बाराती एवं गांव से आए युवा बारातियों को तो विवाह के आधुनिक भव्य आयोजन का आनंद आ रहा था, परंतु बुद्धिजीवी गुनगुना रहे थे। उन्हें पाप में बैठकर जीने की आदत थी, जहां खाने वाला हर जगह बैठा होता था और खिलाने वाला मनोहर करके भोजन परसता था। पर नव व्यवस्था में भोजन पदार्थ का स्टोर लगा दिया जाता था और खाने वाला घूम घूम कर प्लेट इस तरह बढ़ाता था मानो भिखारी भीख मांगने के लिए भिक्षा पात्र बढ़ा रहा हो। नीरज के मामा और फूफा इस व्यवस्था से खफा थे। उन्होंने खाना खाने से ही इनकार कर दिया था। बाबू गोमती प्रसाद जी, जिन्होंने आकर्षक पंडाल पर भोजन के प्लेट सिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा खर्च किया था, भड़क उठे थे और जाने अनजाने में कुछ ऐसी कटु बातें कह गए जो नीरज को चुभ गया था। नीरज समझ गया था कि अगर उसके पास सरकारी नौकरी नहीं होती तो बाबू गोमती प्रसाद जी का दामाद बनना तो दूर, वह उसे अपने गार्डन में बेटर माली भी घुसने की इजाज़त नहीं देते। बाद में माँ और फूफा जैसे लोगों के लिए भी आंदन फानन व्यवस्था करवाई गई थी। पर ससुर के प्रति नीरज के मन में तलखियां आ ही गई थी। विदाई के बाद मीरा ससुराल के गांव पहुंची। 2 दिन में ही शहरी वातावरण में पली बड़ी मीरा का मन गांव के परिवेश में चिन्ह उठा था। उसे वेस्टर्न जीवन शैली की आदत थी, जबकि गांव से छोटे से घर में ना तो एसी था, न ही दूसरी अन्य सुविधाएं। मायके में वह बाथ तक में नहाती थी, यहाँ तो शौचालय भी देहाती था। कैसे एडजस्ट करती? आशा देवी अल्प शिक्षित, पर उन्होंने मीरा के चेहरे पर से उसके मनोभावों को पढ़ लिया था। 2 दिन बाद ही जब मीरा का चचेरा भाई विदा करवाने आया तो रिश्तेदारों के मना करने के बावजूद भी आशा देवी ने बहू को फल मिठाइयों और नूतन बैसन के साथ विदा कर दिया था। सभी मेहमानों के अपने अपने घर लौट जाने के बाद जब नीरज ज्वाइन करने लिए सरप्राइज था। उसने अब तक हनीमून ट्रिप का नाम ही सुना था, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके जैसे लोगों के नसीब में भी ऐसी लग्जरी भी होगी जो वह अपनी हनीमून को दिखलाने के लिए मनी खर्च कर पाएगा। पर उन्हें 15 दिनों के लिए कश्मीर की वादियों में
हनीमून बनाने का मौका प्राप्त हुआ था। फुलबारी शरीफ हवाई अड्डे से पहले दिल्ली, फिर दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट थी। नीरज ने इससे पहले हवाई अड्डा अंदर से देखा भी नहीं था। प्रभा देवी बेटी का हर शौक पूरा करना चाहती थी। बेटी के साथ साथ दामाद की भी मौज हो गई थी। हनीमून के दौरान वह कश्मीर के विभिन्न इलाकों में गए। गुलमर्ग में बर्फ की देखी, ट्यूलिप गार्डन में फूलों की कड़ी में तस्वीर खिंचवाई। पहलगाम की वादियां अच्छी व 15 दिन कब बीत गए नव दंपति को पता ही नहीं चला। सच तो यह था कि पूरी जिंदगी अवाब में पहले नीरज अपनी औकात भूल गया। आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, मस्ती ही मस्ती। काश पूरी जिंदगी इसी तरह सुख का हिंडोला जूझते जूझते गुजर जाता। जीवन का हर लम्हा मौज मस्ती में गुजर जाता। पर घर वापसी तो करनी ही थी। प्लेन ने जब वापस फुलवारी शरीफ के एयरबेस को छुआ तो नीरज का शरीर ही नहीं उसकी औकात भी अपने वजूद में लौटी। हवाई अड्डे से टैक्सी चली तो सीधे बाबू गोमती प्रसाद जी के 2 मंजिला आवास पर पहुंची। शाम का वक्त था। नीरज अपना सूटकेस पैक कर रहा था। क्या कर रहे हो? उसे पैकिंग करते देख मीरा बोली। कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी है, इसीलिए अपने घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ड्यूटी तो इस घर से भी कर सकते हो। हाँ, पर मैं यहाँ से ड्यूटी करने क्यों जाऊँ? अरे इतना बड़ा घर है, 2 मंजिल का, कितने कमरे हैं, तुम्हें कहीं और रहने की ज़रूरत ही क्या है? मीरा समझाने वाले अंदाज में बोली। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहूं? हाँ, यह सिर्फ तुम चाहती हो या तुम्हारे माता भी चाहते हैं? मम्मी से मेरी बात हो गई है। ऊपर वाला पूरा फ्लोर हमारे इस्तेमाल में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा दिनों में मेरा स्टेटस घर जमाई का होगा। किसी कुत्ते की तरह यहाँ कहा मुझे बैठना पड़ेगा। स्टैंड अप कहने पर मुझे उठकर खड़ा होना पड़ेगा। उनके कहने पर भागना पड़ेगा और कम हियर सुनकर दुम हिलाते हुए मालिक के हुजूर में पेश होना पड़ेगा। हे भगवान, ना जाने कैसी कैसी बातें सोच लेते हो तुम। अरे इतने बड़े घर में मम्मी पापा अकेले रहेंगे, हमें उनकी देखभाल भी करनी होगी। एक साथ रहेंगे तो उनकी देखभाल भी हो जाएगी और हमारा मकान का किराया भी बच जाएगा। ठीक है, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। भविष्य में जब कभी मेरे माता पिता मेरे साथ आना चाहें, रहना चाहें, तो कहाँ आएंगे, कहाँ रहेंगे? यही 2-4 दिन के लिए आएंगे, यहीं एडजस्ट कर लेंगे। मेरे पिता जब यहाँ आएंगे और किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मेरे पिता क्या कहेंगे? संबंधी के घर जा रहा हूँ, या कहेंगे वह वृद्ध हो जाएंगे जब हमेशा हमारे पास रहने के लिए वागे हो जाएंगे, तब तुम्हारे माता पिता तो मुझे घर जवाई मान लेंगे, पर मेरे माता पिता को क्या मानेंगे, घर समधी या घर समधन? जब यह विवाद चल रहा था तब गोमती प्रसाद जी घर में ही थे। दबे स्वर में शुरू हुआ विवाद जब उत्तरोत्तर ऊंचे तीखे स्वर में शुरू हुआ, तब बाबू गोमती प्रसाद जी कमरे में आए और बोले, अरे अभी अभी तो तुम लोग घूम फिर कर आए हो और अभी अभी लड़ाई झगड़ा। मीरा ने विवाद की वजह अपने पिता को बताई। अगर ये हमारी देखभाल नहीं करना चाहते हैं तो उनके साथ कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना की जा सकती है। बाबू गोमती प्रसाद की आहट स्वर में बोले, मैं आप लोगों की देखभाल करने से मना नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माता पिता की इज्जत करे, उनका केयर करे, यही फ़र्ज़ मुझ पर भी लागू होता है कि मैं भी मेरे सास ससुर की सेवा व सहायता करूं, आप लोगों का सम्मान करूं। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मीरा चाहती है मैं ये सब यहीं रहकर करूं, जबकि यही काम मैं मेरे घर में रहकर भी कर सकता हूं। नीरज बोला, उस एक BHK घर में रहकर? नहीं, मुझे 1 सप्ताह का वक्त दीजिए, मैं बाद में घर ले लूँगा। मुझे इतना हाउस सेट राउंड मिलता है कि मैं आसानी से 2 BHK का फ्लैट किराए पर ले लूँगा। बाबूजी, आप मेरी मजबूरी समझिए। जैसे ही मैं यहाँ आपके साथ रहने लगूँगा, मेरे दोस्त, मेरे गांव वाले, मेरे माता पिता मुझे घर जमाई कहने लगेंगे। क्या आपको भी यही मंजूर होगा कि मैं 4
यारों से घिरा हुआ आदमी आपका दामाद कहलाए। ऐसा करते हैं कि यहीं पास में गर्दनी बाग के एक अपार्टमेंट में मेरा एक 3 BHK का फ्लैट है, संयोग से खाली भी है। मैं उसका रेनोवेशन करवा देता हूँ, तुम लोग उसी में रहो। बस सुबह शाम भले ही मोबाइल पर मेरा और प्रभा का हाल चाल पूछ लेना। आपको उसका किराया लेना पड़ेगा, नीरज बोला। हाँ भाई, दे देना किराया भी, वैसे भी मेरा सब कुछ तुम ही लोगों का है। उसकी राय को मैं एक अकाउंट में डाल दूंगा जो मेरे बाद मेरे नवासियों के काम आएगा, कहकर बाबू गोमती प्रसाद जी ने उसे बहस का पाठक क्षेत्र कर दिया। अगले एक सप्ताह के अंदर मीरा की रुचि अनुसार उसे फ्लैट का नया रंग रोगन किया गया। बिल्कुल ब्रांड न्यू फर्नीचर से सजाया गया। किचन में मॉडर्न किचन सेट, नया फ्रिज, नया वॉशिंग मशीन, नया ओवन, नई टोकरी, पकाने के लिए नए नॉन स्टिक बर्तन, बाथरूम में जकूसी, इंटरनेशनल बेडरूम में विशाल LED टीवी। पहली बार जब नीरज उस फ्लैट में आया तो उसे लगा कि वह किसी घर में नहीं, किसी स्टार रेटिंग वाले होटल के सूट में आ गया हो। इतना वैभव उसने किसी फिल्म के दृश्य में ही देखा था। कभी भोग भी पाएगा, यह उसकी कल्पना से भी परे था। एक शुभ दिन देखकर घर में सत्यनारायण भगवान की छोटी सी पूजा करवाकर पति पत्नी ने घर में प्रवेश कर लिया। जब किराए का मकान खाली करने का समय हुआ तो मीरा ने सुझाव दिया कि सिर्फ अपनी किताबें और पहनने वाले कपड़े जूते ले चलो, बाकी चीज़ यहीं किसी विद्यार्थी को दान कर दो। नीरज ने अपनी पहली कमाई से एक लोहे का पलंग और 2 फोल्डिंग कुर्सी खरीदी थी। 2 वजह से नीरज उस पलंग और कुर्सी से खुद को अलग नहीं करना चाहता था। एक तो लोहे की पत्तियों वाला वैसा फोल्डिंग पलंग बिहार में आसमान मिलता नहीं था। यह पलंग बीच से फोल्ड होने की बजाय इसके सिर पे मुड़ थे और एक बार बढ़ा दो तो इसमें कोई लचक नहीं होती थी। 4 बेशक बैठ जाएं। लोहे की पत्तियों के बीच बर्फी के आकार का गैप होता था, जिसमें 2 पत्तियों के मध्य गद्दे का कपड़ा अक्सर फंस जाता था, जिससे बचने के लिए 100 किलो शक्कर की जूट वाली 3 बोरियां बिछाई गई थी। बोरी के ऊपर गद्दा डाला जाता था। पलंग बहुत खास था। दूसरे, यह पलंग उसके मजबूरी के दिनों की याद दिलाता था। यह पलंग उसे ट्रॉफी की तरह था जो सफलता के प्रतीक स्वरूप प्राप्त होता था। वैभवशाली घर में उसे पलंग के लिए जगह नहीं थी, पर नीरज का कहना था कि एक स्टोर में इसे बिछा देंगे। यह पलंग और कुर्सी मुझे विद्यार्थी जीवन की याद दिलाता रहेगा। मैं इस छोटी सी नौकरी को अपनी मंजिल नहीं बनने दूंगा। यह महज एक पड़ाव है, मेरी मंजिल नहीं। समझो, इस पड़ाव से मेरा भाग्य उदय हुआ है। मैं बहुत आगे तक की दौड़ना चाहता हूँ। इसीलिए प्लीज़ मुझे मेरी किताबों, मेरी ख्वाब हैं, मेरा जुनून छीनने की कोशिश मत करना। परिणाम स्वरूप वह लोहे का पलंग और कुर्सियाँ आज भी उसे 3 BHK फ्लैट के एक 6x8 के कमरे में पड़ा हुआ था और एक बुक शेल्फ पर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तक सजी हुई थी। रोज़ कम से कम 2 घंटा उसे कमरे में उस पलंग पर बैठकर या लाकर नीरज अध्ययन करता था। नीरज ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी प्राप्त की थी, पर उच्च अधिकारी बनने का सपना अभी अधूरा था, जिसके लिए वह तब तक प्रयास करना चाहता था जब तक फॉर्म भर पाने की उसकी उम्र नहीं होती और मन में सफलता पा लेने की उम्मीद थी। अगले 2 साल में नीरज ने निर्मला का विवाह शुभम से तय करवा दिया था। शुभम नीरज से 3 साल जूनियर था और पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वह कुशल बुद्धि का छात्र था। सिर्फ किस्मत की बात थी कि उसे अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। कई जगह वह लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था, परंतु अंतिम चयन सूची में उसका नाम नहीं आया था। जब रिश्ते की बात चली तो नीरज ने हाँ कह दिया। उसे मालूम था कि जब भी शुभम को सफलता प्राप्त होगी, दहेज के बाजार में उसके भाव बढ़ जाएंगे और तब इतना दहेज मांगा जाएगा कि वह नीरज से नहीं दिया जाएगा। अपनी बहन की शादी के लिए वह जो भी धन अपने ससुर से लेता वह कर्ज होता। इस तरह कर्ज लेकर वह अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था
और एक शुभ मुहूर्त में निर्मला की शादी शुभम से हो गई। विवाह के 3 महीने बाद ही पति पत्नी ने संयुक्त भाग्य ने ऐसा जोर मारा कि शुभम का भाग्य उदय हो गया और रेलवे के चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के तौर पर उसका चयन हो गया। उसे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के एक स्टेशन पर जॉब की जयपुर के करीब था। प्रशिक्षण के उपरांत नियुक्ति दे दी गई। शुभम इस तरह की नौकरी करना नहीं चाहता था, पर उसके कोचिंग संचालक ने समझाया कि मुश्किल से 3-4 साल की परेशानी है। उसके बाद विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी बन जाओगे। वैसे भी अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षा तो तुम दे ही सकते हो। नीरज ने भी बहनोई को यही सुझाव दिया कि इस हाथ ए नौकरी को मत छोड़ो, ज्वाइन करो। बाद में मन करे तो नौकरी करना, नहीं मन करे तो दूसरी नौकरी के लिए तैयारी करना। वह भी मन ना करे तो जो जी में चाहे वह करना। शुभम ने सभी शुभकामनाएं को आभार प्रकट किया और जयपुर राजस्थान के लिए टिकट कटवा लिया। घर में निर्मला का पांव शुभ माना गया। सास ससुर जो स्वभाव से बहुत अच्छे थे, उनके मन में निर्मला का मान बढ़ गया था। शुभम राजस्थान गया ही था कि नीरज को पता चला कि मीरा के पांव भारी थे। शादी के 2 साल बाद उन्हें यह शुभ समाचार मिला था। नीरज ने कुछ गणित लगाया, फिर बोला, चलो ये भी ठीक ही है कि लाइफ अपने आप प्लान हो रही है। आने वाला बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, मेरे रिटायर होने से 7-8 साल पहले सेटल हो जाएगा। दूसरा बच्चा अगर 3 साल के बाद भी हुआ तो हम हस्बैंड वाइफ रिटायरमेंट से पहले पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। नीरज ने अगले ही दिन मीरा को गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाया और कंफर्म हुआ कि मीरा का आदेश सही था। दोनों के माता पिता अगली पीढ़ी के आगमन की दस्तक सुनकर बहुत खुश हुए थे। एक शाम जब नीरज अस्पताल से घर लौटा तब मीरा के मुख पर मुर्दनी छाई हुई थी। तबीयत तो ठीक है? जब नीरज ने पूछा तब मीरा ने बताया कि आज ब्लीडिंग हुई है। पहले तो नीरज ब्लीडिंग का तात्पर्य नहीं समझा पाया, पर जब समझा तब फौरन गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क किया। डॉक्टर ने अविलंब उन्हें अस्पताल पहुंचाने की हिदायत दी। बहुत ही संभल कर मीरा को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां सोनोग्राफी हुई, कुछ और भी टेस्ट करवाए गए। अंतदृष्टा डॉक्टर ने घोषणा की कि अब कुछ भी नहीं बचा है। गर्भस्थ शिशु की 7 दिन पहले ही निवास रुक गया था और अबॉर्शन ही अंतिम निदान है। अगले 1 घंटे के अंदर डॉक्टर मीरा का उपचार कर रहे थे। डॉक्टर ने अगले कुछ दिनों के लिए मीरा को पूर्ण विश्राम करने को कहा। नीरज ने अपनी माँ और से बात की। गांव में फसल कट रही थी, इसीलिए माँ का आ पाना संभव नहीं था और मीरा की माँ खुद बीमार रहती थी। अंत से निर्मला को उसके ससुराल से पटना बुलाया गया। 6 माह पहले विवाहित निर्मला शहर आने के लिए तैयार हो गई। वह इस बात पर भी नीरज का उपकार मानती थी कि भाई के कारण ही उसका विवाह एक संपन्न परिवार में हो पाया था। सास ससुर बहू की तरह मानते थे। देवर और नंद भी बहुत सम्मान के साथ पेश आते थे। शुभम इन दिनों जयपुर में ड्यूटी पर था, इसीलिए निर्मला को बाई के घर जाने में कोई दिक्कत भी नहीं था। निर्मला के कहने पर देवर आशीष उसे पटना छोड़ गया था। वैसे तो घर में बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा करने के लिए एक माई आई थी। निर्मला का काम खाना बनाना और मीरा की देखभाल करना था। मीरा की माँ खुद तो कुछ करती नहीं थी, पर ऐसी स्थिति में क्या क्या करना चाहिए उन्हें सब मालूम था। उन्होंने ही मीरा की मालिश करवाने का सुझाव दिया था। मालिश कौन करेगी? तो जवाब था निर्मला। आजकल कैमरे वाले मोबाइल का ज़माना था। मालिश करते हुए वाले ही फुल बॉडी मसाज के दौरान वीडियो बना लेगी और बाद में वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करेगी। सास की यह दलील नीरज को भी समझ में आई। वह इस तरह के बाथरूम और मसाज वीडियो पहले ही देख चुका था। सास की हिडन कैमरे के बारे में उसे जानकारी थी। मसाज भी निर्मला करेगी
यह तुरंत तय हो गया। निर्मला को भी कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर इतनी दूर से भाभी की मदद करने के लिए ही तो आई थी। मसाज कहाँ होगा? तो नीरज के स्टडी रूम में एक जो बेडरूम में जो किंग साइज पलंग बिछा था और उस पर जो टेबल लैंप का बहुत ही महंगा गद्दा पड़ा था, वह उन्हें मसाज के लिए अनुकूल नहीं लगा था। दूसरे बेडरूम में हवादार खिड़कियां भी थी। स्टडी रूम में ना खिड़की थी, ना ही उस पलंगिया उस पर पीछे गिद्दे की मीरा को कोई कदर नहीं थी। एक दिन मसाज के दौरान लगभग 40 ग्राम सोने की चैन में जब निर्मला की उंगलियां उलझी, तब वह बोली, भाभी चैन निकाल दीजिए, नहीं तो सुनार के पास चक्कर लगाना पड़ेगा। मीरा ने सहज स्वभाव से चैन गले से निकली और बिस्तर का एक कोना उठाकर उसके नीचे रख दी। मीरा की सुबह शाम 2 बार मालिश की। जब घर में उन दोनों के अतिरिक्त कोई नहीं होता था, तब फुल बॉडी मसाज होती थी। लगभग 1 सप्ताह बाद एक दिन जब बाथरूम से मीरा नहाकर निकली, तब कपड़े पहनते समय उसका ध्यान गया कि उसके गले में से उसकी चेन गायब है। वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर स्टडी रूम में गई। वहां उसने दीवार से लगे गद्दे का कोना पकड़कर उठाया। चैन वहां नहीं मिला। वह किचन में काम कर रही निर्मला से चैन के बारे में पूछी। निर्मला, मेरी चेन नहीं मिल रही, तुमने देखा है क्या? निर्मला भी लपक कर स्टडी रूम, जो आजकल मसाज रूम बन गया था, आधे से ज़्यादा बिस्तर उठाकर जांच की। फिर निराश स्वर में बोली, हो सकता है कि भैया उठाकर कहीं रख दिया होगा। जब वह घर में होते हैं तब ज़्यादातर वह इसी कमरे में रहते हैं। कहीं कामवाली के हाथ तो नहीं लग गया? मीरा सांझा स्वर में बोली। भाभी, जब धन जाता है तो धर्म भी उसके साथ चला जाता है। जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि चेन उसी ने उठाया है, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। भैया को आ जाने दीजिए, फिर जैसा भी कहे वैसा ही करेंगे। मीरा का जी चाहा कि वह मोबाइल द्वारा पति से बात करे और कंफर्म करे कि उसने तो चैन वहां से हटाया है या नहीं, पर थोड़ी देर की बात थी। शाम को वापस लौटने पर आमने सामने बात हो जाएगी। शाम को नीरज के आने के बाद चैन के सिलसिले में बात की गई। उत्तर में नीरज ने भी उसी जगह बिस्तर को हटाकर देखा। वहां नीरज के हस्तलेख में लिखे कागजात थे, पर चैन का कहीं कोई अता पता नहीं था। 1-2 दिन घर में दूसरी जगह पर भी देखा हो सकता था कि तुमने कहीं और रख दिया हो, पर अब वह जगह तुम्हें याद नहीं है। कामवाली से मीरा ने डरते शक छापते हुए चैन के सिलसिले में बात की तो कामवाली ने चेतावनी देते हुए कहा कि दीदी, मैं कई सालों से आपकी माँ के घर में भी काम कर रही हूँ। अगर आपकी माँ मुझे कह दे तो मैं कल से ही आना छोड़ दूंगी। कामवाली वाकई में ईमानदार थी और यह बात उसकी वर्षों की ईमानदारी ने उसके मायके में सिद्ध कर रखा था। कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मांग लेती थी, बिना पूछे तो खुद के लिए एक प्याली चाय तक नहीं बनाती थी। घर में तीसरा कोई और महिला का आगमन होता ही नहीं था। 40 ग्राम सोना कोई मामूली चीज़ नहीं थी। ऊपर से गर्भपात का सदमा। मीरा अपने आपे में नहीं थी। मीरा कई बार विकसित जो जैसा व्यवहार करने लगी थी, उसकी हालत देखकर नीरज तड़पता था। अक्सर निर्मला से भाभी का ध्यान रखने का आग्रह भी करता था। निर्मला जो मात्र 1 महीने के लिए आई थी, आज 3 महीने के बाद वापस जा रही थी। अब मीरा शरीर से स्वस्थ हो गई थी, पर 40 ग्राम सोने का गम उसे अर्जुन में शिष्य की आकस्मिक मौत पर भी भारी पड़ रहा था। वह अक्सर सोचती थी कि जब काम वाली निर्मला मेरे और नीरज के अलावा कोई और उस कमरे में कभी गया ही नहीं, तो मेरी चैन कहाँ गई? नीरज और मैं चैन को देखा नहीं। माँ को भरोसा है कि काम वाली बहुत ईमानदार है, तो फिर चोर कौन? उन दिनों कभी मैं घर से बाहर भी नहीं गई, जो कह सकती कि हो सकता है चैन बाहर कहीं गिर गई हो। मीरा की माँ ने एक पंडित से, जो खोई हुई चीज़ों के प्रति भविष्यवाणी करता था, से मीरा की चैन के विषय में पूछा था।
तब उसने बताया था कि चैन कहीं नहीं गई, घर में ही है, समय आने पर मिल ही जाएगा। पंडित की इस बात पर भी मीरा को लगा था कि कहीं चैन निर्मला के पास तो नहीं है। आखिर निर्मला क्यों सुझाव देती है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा उचित नहीं था। कहती है कि जब धन जाता है तो उसके साथ धर्म भी चला जाता है। लोग करीबी पर भी शक करने लग जाते हैं। निर्मला नहाने के लिए जब बाथरूम में घुसी थी तब किसी तरह मीरा निर्मला के बैग के पास आई थी और बहुत ही फुर्ती से बैग को खंगाल कर चेक कर वापस बैग को पुणे पर कर दी थी। पर निर्मला भाप गई थी कि उसके बैग के साथ छेड़छाड़ की गई थी, तलाशी ली गई थी। अब जबकि निर्मला जा चुकी थी, अभी भी उसके बैग का मुंह खुला हुआ था और निर्मला का गंदे कपड़ों वाला पॉलीथीन कैरी बैग ट्रॉली बैग के पास बगल में पड़ा हुआ था। तब अब आगे क्या? अब वह क्या करे? बात यहाँ तक बढ़ जाएगी इसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। पति को फ़ोन पर कुछ भी बताने से कोई फ़ायदा नहीं था। पति उसे ही फटकारता, पता नहीं क्या क्या। उन्होंने जुनून वक्त पर मीरा का मन अब भी कह रहा था कि अगर किसी ने चैन चुराया है तो वह निर्मला के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। पिछले 2.5 महीने में वह कई बार अलमारी, ड्रेसिंग टेबल व हर संभव स्थान जहां चैन रखा जा सकता था वहां देख चुकी थी, पर उसे चैन के दर्शन नहीं हुए थे। अब सवाल ये था कि निर्मला के बैग को देखकर नीरज ने सवाल पूछा तो वह क्या जवाब देगी। लगभग 4 घंटे के सफ़र के बाद निर्मला ससुराल पहुंची। दरवाज़ा सासू माँ ने खोला था। उसे अकेली आई देखकर वह बोली, तुम्हें छोड़ने कोई नहीं आया? भैया की ड्यूटी थी, उन्हें इमरजेंसी में रेस्ट वाले दिन भी ड्यूटी पर जाना पड़ गया था। वह तो ठीक है, पर तुम्हारा सामान कहाँ है? सासू माँ ने पूछा। अब निर्मला को कांटो तो खून नहीं, गुस्से और अपमान के कारण वह अपना ट्रॉली बैग मीरा के पास छोड़ तो आई थी, पर अब उसकी जवाबदारी उसे भारी पड़ गई थी। उसे इस समय कतई अंदाज़ा नहीं था कि ससुराल में सम्मान के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। साथ से वह झूठ बोलना नहीं चाहती थी और सच बताना भी संभव नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। सास ने उसे ज़्यादा प्रश्न करना उचित नहीं समझा। अनुभवी आंखें बिना बोले ही बहुत कुछ समझ रही थी। उन्होंने उसके पीठ पर हाथ रखकर उसे दुलारा। निर्मला सास से चिपक गई और ना चाहते हुए भी उसके मुंह से सारा बर्ताव क्रम बार बाहर निकल गया। जब वह चुप हुई तो सास पुष्पा देवी संयत स्वर में बोली, तुमने उसका चैन लिया है? नहीं। फिर फिक्र मत करो, कभी ना कभी सच का सूरज चमकेगा और झूठे लोगों का मुंह उसकी गर्मी से झुलस जाएगा। आज जिसने तुम्हें रुलाया है, कल वही पश्चाताप आप करेगी। इस घटना से एक बात सच निकली कि सियानी सच कहते हैं कि धन आ जाने से रईस नहीं आ जाती। तुम्हारे भाई के ससुर ने रिश्वत की कमाई से धन संपत्ति जरूर बना लिया है, पर बेटी को संस्कार नहीं दे पाए थे। वह क्या हुआ कि मुझे उसका बैग सही तरीके से पैक किया हुआ नहीं लगा था। मैंने उसका बैग सही घर से जमा किया था, जिससे वह ये समझी कि मैं उसके बैग की तलाशी ली है। इसी गुस्से में वह अपना बैग यहीं छोड़कर चली गई है। नीरज एक पल में सारा माजरा समझ गया था। वह सिर थामकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पीड़ा की एक लहर उठी, फिर आंसुओं का सैलाब सा बह निकला। थोड़ी देर तक आंसू बहाने के बाद वह बोला, बेवकूफ़, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? जो किया है तुमने ही किया है। उसे मेरे घर से चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? वह हम तीनों भाइयों में इकलौती बहन है, सबकी लाडली है। वह तो मुझसे मांग भी लेती तो मैं उसे वैसे ही चैन ला देता। मेरा कोई गंगा जी में खड़ा होकर भी कहे कि निर्मला ने मेरे घर में चोरी की है तो मैं विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। विश्वासघात वही होता है जहाँ विश्वास होता है। मीरा तीखे स्वर में बोली, मैं नहीं मानता। जब तुम्हारी माँ और मेरी माँ ने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तब वह हमारी मदद के लिए आई थी। पूरी निष्ठा से उसने हमारी सेवा की है, पर तुमने उसे क्या दिया? मीरा, तुमने मदद कर हाथों के ऊपर थूक दिया है। नीरज,
बहुत देर तक सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीरा की इस भूल को वह कैसे सुधारे। यह शर्त लगाकर कह सकता था कि निर्मला ने चोरी नहीं की है। वह चोरी कर ही नहीं सकती थी। उसे किसी चीज़ का लालच ही नहीं था, पर उसकी इस तरह की बातों से मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ससुराल के करीब रहने का जो नुकसान होता है, यह उसे दिखने लगा था। पत्नी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है और वह मनमानी करने लगी थी, बेवजह बहस करती थी, खुद की गलती करने में भी अपनी बहादुरी समझती थी। बहुत सोच विचार के बाद नीरज ने निर्मला के मोबाइल पर रिंग किया। रिंग जाता रहा पर उधर से फ़ोन नहीं उठाया गया। नीरज ने एक बार फिर रिंग किया। जब इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया गया तो वह चुपचाप मोबाइल रख दिया। निर्मला ने दोनों बार मोबाइल का रिंग सुना था, पर उसकी इच्छा ही नहीं हुई कि वह नीरज से बात करे। भाई भी या तो उस पर वही इल्ज़ाम लगाता या पत्नी की गलती को सुधारने के लिए रुफूगिरी करने का प्रयास करता। सच तो यह था कि इस समय उसका मन बहुत दुखी था और उसे किसी और से कोई बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी। यूं तो पटना से गया तक पूरे रास्ते वह आंसू बहाती हुई गई थी, पर वहां का गुबार सास के सामने रो लेने से कम हुआ था। सुबह से उसने कुछ भी खाया नहीं था, पर मन में इतनी पीड़ा थी कि उसे भूख की अनुभूति ही नहीं हुई थी। नंद बिन्नू ने उसे सब चाय पिलाया था। फिर सास ने ही उसे नहा धोकर विश्राम करने के लिए कहा था। अपने कमरे के अटैच बाथरूम में भी वह फुहारा ऑन कर रोई थी। बहुत देर तक बात स्वर के नीचे खड़ी रही, ठंडे पानी से भीगती हुई अपने क्रोध की अग्नि को शांत करने का प्रयास करती हुई श्रृंगार दान के आईने के सामने खड़ी होकर उसने मांग में सिंदूर भरा। फिर कमरे से निकलकर किचन में पहुंची। वह बिन्नू और सास माँ रात के खाने की तैयारी कर रही थी। माँ जी, अब जाइए, मैं और बिन्नू मिलकर खाना बना लेंगे, निर्मला बोली। तुम रेस्ट करो, आज खाना मैं बनाऊंगी, पुष्पा देवी बोली। निर्मला वापस अपने कमरे में आ गई। उसने शुभम के मोबाइल पर रिंग किया। शुभम ने फ़ोन उठाया तो वह स्पष्ट स्वर में बोली, 6 महीने की नौकरी करके आपने कितनी बचत कर ली है। क्या बात है, ना कोई प्यार मोहब्बत की बातें, ना कोई शिकवा शिकायत, सीधे नगद नारायण की बातें। शुभम मजाकिया लहजे में बोला, प्लीज 5 मिनट के लिए सीरियस होकर बातें कीजिए प्लीज। क्या आप इस नौकरी से संतुष्ट हैं? निर्मला ने सीधे शुभम के अंतर्मन को छेड़ दिया। कुछ पल तक उधर से खामोशी छाई रही। फिर शुभम धीरे से बोला, जो आदमी कलेक्टर बनना चाहता हो उसे प्रदेश में रेलवे का मजदूर बनना पड़े। अगर नौकरी पसंद नहीं है तो क्यों कर रहे हो ये नौकरी? माँ जी जैसा बताती हैं उसके अनुसार गांव में आपकी जो ज़मीन है उसे पर कोई दूसरा आदमी खेती करता है। जब मजदूरी ही करनी है तो रेलवे की क्यों, हम अपनी ज़मीन पर मेहनत करें। क्या हो गया है आज, बहुत गहरी बातें कर रही हो। थोड़ी बहुत पैसे से मेरा गुजारा नहीं होगा। मुझे जीवन जीने के लिए, बेहतरीन जीवन जीने के लिए बहुत पैसा चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? शुभम उपवास उड़ाते हुए बोला, मेहनत मेहनत और मेहनत। अरे जो कहना है स्पष्ट कहो, मुझे पहेलियां मत बजाओ। मैं चाहती हूँ कि रेलवे की मजदूरों जैसी नौकरी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग आपको कल सुनने को मिलेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।